आज की कक्षा में हम अपनी पुस्तक साहित्य सागर का सेमेस्टर 2 का कहानी साहित्य का एक पाठ, जिसके लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, जिन्होंने हिंदी दलित साहित्य को अपनी कलम से बहुत से नगीने दिए। उन्हीं में से एक है कहानी सलाम, जो हम आज की कक्षा में पढ़ने वाले हैं। सलाम कहानी दिल दहलाने वाली स्थितियों से गुजरने पर पाठकों को मजबूर करती है। इस कहानी का नायक हरीश दलित समाज से संबंधित है। पूरी कहानी का ताना बाना हरीश के विवाह के चारों तरफ बुना गया है। हरीश का एक मित्र कमल उपाध्याय है, जो न सिर्फ उसकी बारात में ही शामिल होता है, बल्कि उसके विवाह की तैयारियों में भी घर परिवार के सदस्य की तरह लगा रहता है। हरीश की बारात देहरादून से मुजफ्फरनगर के पास के एक गांव में पहुंचती है। कमल को सुबह जल्दी उठकर चाय पीने की आदत है। इसी तलब में वह ढूंढते ढूंढते गांव की चाय की एक दुकान पर पहुंचता है। दुकान वाला यह जानकर कि वह देहरादून से जुम्मन चूहड़े के यहाँ बारात में आया है, तो यह मनुष्य भी चूहड़ा ही होगा, कमल को चाय देने से साफ मना कर देता है। यहाँ कमल को अपमानजनक स्थिति से गुजरना पड़ता है। चाय वाला जब उसे चूहड़ा कहकर पुकारता है, तो कमल कहता है कि सुनो, मेरा नाम कमल उपाध्याय है। उपाध्याय यानी ब्राह्मण। पर चाय वाला उसकी हंसी उड़ाता है। जब यह संवाद चल रहा था, तभी वहां पर बल्लू रांघड़ आ जाता है। रांघड़ राजपूतों को कहा जाता था। वह आकर कमल को कई बातें सुनाता है। कमल को लगता है जैसे अपमान का घना जंगल उसके आसपास उगाया है। भारतीय गांव में जहां चमार की बेटी को भी गांव की बेटी समझने का ढोल पीटा जाता है, सच्चाई को यह कथन पूरी तरह बेनकाब कर देता है। आगे इस कहानी की परिणति विद्रोह में होती है। आज हम जहां से कहानी पढ़ना शुरू करने वाले हैं, पेज 95 से, यहाँ पर कथानायक हरीश रांघणों के पास सलाम के लिए जाने से मना कर देता है। वह कहता है कि मैं इस रिवाज को आत्मविश्वास तोड़ने की साजिश मानता हूँ। आइए आगे की कहानी पढ़ते हैं।
पृष्ठ नंबर 95 से। जुम्मन की घरवाली जिन परिवारों में काम करती थी उसमें अधिकतर रांघण थे। जुम्मन हरीश के ससुर का नाम था और उसकी घरवाली रांघणों के यहाँ पर ही काम करती थी। गांव देहात के नियम कायदे के हिसाब से हरीश को सलाम के लिए विदाई से पहले रांघणों के दरवाजे पर जाना था। यह एक रस्म थी जिसे न जाने कितने सदियों से निभाया जा रहा था। हरीश के पिताजी क्योंकि शहर से थे, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। हम सलाम पर अपने लड़के को नहीं भेजेंगे। रांघड़ परिवारों से कई बार बुलावा आ चुका था। बिरादरी के बड़े बूढ़े अपने अपने तर्क देकर ऊंच नीच समझा रहे थे। बाप दादों की रीत है, एक दिन में तो न छोड़ी जावे है। वे बड़े लोग हैं, सलाम पे तो जाना ही पड़ेगा। और फिर जल में रहकर मगरमच्छ से बैर रखना तो ठीक नहीं है। और इसी बहाने कपड़ा लत्ता बर्तन भांडे भी नेक दस्तूर में आ जाते हैं। हरीश ने भी स्पष्ट तौर पर कह दिया था, मुझे न ऐसे कपड़े चाहिए न बर्तन। मैं अपरिचितों के दरवाजे सलाम पर नहीं जाऊंगा। हरीश ने जब भी किसी दूल्हे या दुल्हन को इस तरह दरवाजे दरवाजे घूमते देखा, उसे लगा जैसे स्वाभिमान को चिंदी चिंदी करके बिखेरा जा रहा है। बाजे गाजे के साथ घूमता दूल्हा निरीह जीव दिखाई पड़ता था। दामाद हो या नई नवेली दुल्हन, सलाम के लिए घर घर जाने का रिवाज है जो हमने नहीं पुरखों ने बनाया था, जिसे इस तरह छोड़ देना ठीक नहीं है। गांव में रहना है, 10 ज़रूरतें हैं, जुम्मन ने जोर देकर कहा। जुम्मन जो इस गांव में हमेशा से रहता चला आया था, उसे हरीश का यह व्यवहार समझ नहीं आ रहा था। वह जानता था कि यह रिवाज हैं जो पुरखों ने बनाए हैं, परंतु हरीश ने तीखे शब्दों में कहा, आप चाहे जो समझे, मैं इस रिवाज को आत्मविश्वास तोड़ने की साजिश मानता हूँ। यह सलाम की रस्म बंद होनी चाहिए। आवाज़ सुनकर कमल हरीश की ओर बढ़ा। कमल को अपनी ओर आते देखकर हरीश चुप हो गया। हरीश का चेहरा तनाव से, क्रोध से कसा हुआ था। क्या बात है हरीश, कुछ मुझे भी तो बताओ, कमल ने जिज्ञासा प्रकट की। अगले पृष्ठ पर जाते हैं। प्रत्येक कार्यकलाप में कमल
हरीश के साथ था, घर से लेकर यहाँ तक। लेकिन इस वक्त कमल अपने आप को अलग थलग महसूस कर रहा था। हरीश के पिताजी ने कमल के कंधे पर हाथ रखा। कुछ नहीं बेटे, कुछ नहीं है बेटे, आप वहाँ बैठो। सामने आंगन में नीम के पेड़ के नीचे मैंने आपके लिए एक चारपाई डलवा दी है, आराम करो। जाट बिरादरी की कुछ समस्याएं हैं, हम निपटा लेंगे। बहुत ही दुख की बात थी कि जो कमल बारात से लेकर घर के हर कार्यों में हाथ बटा रहा है, उसे एक क्षण में ही पराया कर दिया गया। कमल को लगा जैसे वह सचमुच बाहरी व्यक्ति है। उसने कातर दृष्टि से हरीश की ओर देखा। हरीश ने आंखों के इशारे से शांत रहने के लिए कहा। कमल जाकर चारपाई पर बैठ गया। दोपहर होते होते बात पूरे गांव में फैल गई। किसी को भी एक दलित का इस तरह का व्यवहार पसंद नहीं आया, क्योंकि दलित तो नाम में ही पता चलता है कि उन्हें दला जाना चाहिए। ऐसी उच्च वर्ग के लोगों की सोच थी। दोपहर होते होते बात पूरे गांव में फैल गई। जुम्मन के जवाई ने सलाम पर आने से मना कर दिया है। गांव के रांघण बल्लू रांघड़ की चौपाल पर जुटने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे जौहर के पानी में किसी ने कंकड़ फेंक दिए हों। गोल गोल लहरें घूमकर किनारों तक फैल गई थीं। रांघण गुस्से में फनफनाए घूम रहे थे। क्रोध इतना जैसे किसी ने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो उनके साथ। बल्लू रांघड़ का सीकिया पहलवान रामपाल कमल उपाध्याय को चाय की दुकान से धकिया कर चौड़ा हुआ घूम रहा था। अपनी बहादुरी का किस्सा समूचे गांव को सुना चुका था। कैसे एक चूहड़े को उसने चाय की दुकान में जात छिपाकर चाय पीते रंगे हाथों पकड़ लिया था। बाराती था इसलिए छोड़ दिया। यह हरकत किसी और ने की होती तो अभी तक उसकी अर्थी सज रही होती। बल्लू रांघड़ सबको यह सुना सुनाकर अपना ही बखान किए जा रहा था। लोग सुनते और मजा लेते, साथ ही अपनी ओर से कुछ और भी जोड़ देते। दोपहर तक चर्चा पूरे गांव में फैल गई थी। बल्लू रांघड़ हालात देखकर खुद जुम्मन के घर आया। आते ही उसने जुम्मन को और उसकी घरवाली को मेहमानों के सामने ही फटकार सुनाई। अहंकार इतना कि उन्हें ऐसा लगा कि यह करना उनकी रांघणों की शान के खिलाफ है। जुम्मन, तेरा जवाई अब तक सलाम पर क्यों नहीं आया? तेरी बेटी का ब्याह है तो हमारा भी कुछ हक बनता है। जो नेक दस्तूर होता है
वो तो निभाना ही पड़ेगा। हमारी बहू बेटियां घर में बैठी इंतज़ार कर रही हैं, उसे लेकर जल्दी आ जा। जुम्मन बेचारा क्या करता। जुम्मन ने सिर पर लिपटा कपड़ा उतारकर बल्लू रांघण के पाँव में धर दिया। चौधरी जी, जो सजा दोगे भुगत लूँगा। बेटी को विदा हो जान दो। जमाई पढ़ा लिखा लड़का है, गांव देहात की रीत न जाने है। जुम्मन ने सारा का सारा दोष अपने माथे लेकर कहा कि जो सज़ा देनी है मुझे दो। मेरा जमाई, मेरा दामाद शहर का पढ़ा लिखा लड़का है, वह गांव के रीति रिवाज नहीं जानता है। तभी तो कहूँ, जातकों बच्चों को स्कूल न भेजा करो। स्कूल जाकर कौन सा इन्हें बालिस्टर बनना है। ऊपर से इनका दिमाग चढ़ जाएंगे। यो न घर के रहेंगे न घाट के। गांव की नाक तो तूने पहले ही कटवा दी। जो लौंडिया को 10वीं पास करवा दी। क्या ज़रूरत थी लड़की को पढ़ाने की। गांव की हवा बिगाड़ रहा है तू। इब तेरा जम्बाई सलाम पे जाने से मना कर रहा है, उसे समझा दे सलाम के लिए जल्दी आवे। बल्लू ने फैसला सुनाया। जुम्मन की परेशानी समझने से बेहतर तो बल्लू रांगण को उसे डांट देना लगा। वह जानता था कि जुम्मन मजबूर है, उल्टा वह उसे ही डांट पिलाने लगा, यह कहकर कि तूने अपनी बेटी को इतनी शिक्षा क्यों दी कि पूरे गांव के हालात खराब हो रहे हैं। और फरमान जारी किया कि वह अपने दामाद को लेकर सलाम के लिए जल्दी से जल्दी आए। अगला पृष्ठ देखते हैं। जुम्मन ने गिड़गिड़ाकर रिरियाहट भरे शब्दों में कहा, चौधरी जी, मेरी लाज रख लो। मैं तो थारा गुलाम हूँ। मेरा तो जीना मरना सब कुछ थारी ही गैल है। जो कहोगे करूँगा। बस करके बेटी को विदा हो जान दो। मैं थारे पाँव में नाक रगड़ूं। जुम्मन बहुत अच्छे से जानता था कि उसका जमाई किसी भी हालत में सलाम बजाने नहीं जाएगा। वह रिरियाता हुआ, रोता हुआ बल्लू रांगण के सामने नाक रगड़ता हुआ कह रहा था कि मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, जो कहोगे वह करूँगा। बस मेरी बेटी को इस गांव से शांति से विदा हो जाने दो। बल्लू रांगण गुस्से से फनफनाता हुआ चल दिया। जाते जाते चेतावनी देकर बोला, इन शहर वालों को कह देना, कौवा कभी भी हंस न बढ़ सके है। बल्लू के जाते ही कमल ने हरीश से पूछा, कौन था यह? इस तरह डरा धमका क्यों रहा था? हरीश ने चुप रहने का इशारा किया। सभी भय से सहम गए थे।
बल्लू रांगण के जाते ही विदाई की तैयारी शुरू हो गई। जुम्मन ने जात बिरादरी की स्त्रियों को हिदायत दे दी थी, टीके की रस्म जल्दी निपटाएं, बिना हो हल्ले के रांगण कभी भी रोला कर सकते हैं। जुम्मन रांगणों का व्यवहार भली भांति जानता था, उनकी आदतों से भी परिचित था। उनका स्वभाव वह जानता था कि वह कभी भी आकर यहाँ पर शोर शराबा कर सकते हैं। वह चाहता था कि सभी रस्में जल्द से जल्द पूरी हो जाएं। शादी की सारी चहल पहल पल भर में सन्नाटे में सिमटकर बदल गई थी। इस सन्नाटे का शोर कमल उपाध्याय को बेचैन कर रहा था। उसका दम घुट रहा था। उसने हरीश की ओर देखा। हरीश की आंखों में आत्मविश्वास और स्वाभिमान के उगते सूरज की चमक दिखाई पड़ रही थी। दोनों ने एक दूसरे का हाथ गर्मजोशी से दबाया। आंखों ही आंखों में एक दूसरे को आश्वस्त किया। नीम के पेड़ पर हरी नर्म पत्तियां हिल रही थीं, मानो हौसला दे रही हों। रांगणों के डर के कारण शादी का माहौल एकदम सन्नाटे में सिमट गया। कमल को यह बात बहुत ही अजीब लगी। उसने हरीश की तरफ देखा, परंतु हरीश की आंखों में चमक और ये पुराने रीति रिवाजों के बंधनों को तोड़ने की खुशी देखकर उसका मन शांत हो गया। जल्दी जल्दी बारात को खाना खिलाया गया। कमल और हरीश खाना खाकर नीम की छांव में पड़ी चारपाई पर बैठ गए थे। सामने दीवार की ओर मुंह करके एक 10-12 बरस का लड़का खड़ा था। उसके चेहरे पर गुस्से के भाव थे। उसे ढूंढते ढूंढते एक बूढ़ा आंगन में घुसा। उसके हाथ में नान और मीट था। दीपू, ओ दीपू, कहाँ है? ये लौंडा भी बहुत दिक करे है। चूहड़ों के घर पैदा होकर बामनों सी बोली बोले है। उसे दीवार के पास खड़ा देख उसने डांटा, तू यहाँ छुपा खड़ा है, मैं कब से तुझे ढूंढ रहा हूँ। ले रोटी खा ले। ले देख कितना अच्छा मीट बना है। बूढ़े ने उस बालक को मनाने की कोशिश की। जब दोनों दोस्त खाना खाकर नीम के पेड़ के नीचे चारपाई पर आकर बैठे तो उन्होंने एक बहुत ही विचित्र दृश्य देखा। एक 10-12 साल का बालक खड़ा था जिसके चेहरे पर क्रोध था। उसके पीछे एक बूढ़ा हाथ में खाना लिए चला आया और उसे खाना खाने के लिए मनाने की कोशिश करने लगा। उस बालक ने कहा, ना, मैं नहीं खाता।
लड़के ने ऐंठते हुए कहा। पर क्यों? क्या हुआ है इसमें? बूढ़े ने तल्खी से कहा। मुसलमान के हाथ की बनी रोटी मैं नहीं खाता, लड़के ने दूर हटते हुए कहा। मुसलमान? कौन मुसलमान? वो जो गाड़ा वहाँ बैठा रोटी बना रहा है। लड़के ने रोटी बनाने वाले कारीगर की ओर इशारा किया। बहुत ही दुखद स्थिति यहाँ पर लेखक ने दर्शाई कि जिस प्रकार उच्च वर्ग के मनुष्य दलितों को नीची जाति का मानते हैं, उसी प्रकार यह दलित बालक मुसलमान के हाथ से बना खाना नहीं खाना चाहता। अगला पृष्ठ देखते हैं। वो तो हिंदू है, चलकर देख ले। बूढ़ा उसे खींचकर ले जाने लगा। लड़का घिसटते हुए बूढ़े के पीछे पीछे जा रहा था। चीख चीख कर कह रहा था, नहीं, वह मुसलमान है, मैं नहीं खाऊंगा उसके हाथ की बनी रोटी, मैं नहीं खाऊंगा। अबे उल्लू की दुम, एक बार चल के तो देख ले, खैर कहना। बूढ़ा उसे घसीटकर भट्टी की ओर ले गया, जहां नान बन रहे थे। लड़के की चीखने की आवाज लगातार आ रही थी। नहीं नहीं, मैं मुसलमान के हाथ की बनी रोटी नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। कमल और हरीश फटी फटी आंखों से उस लड़के को देख रहे थे। कुछ देर पहले जगा आत्मविश्वास लड़के की आवाज में दबने लगा था। उन्होंने कमल और हरीश दोनों खामोशी के अंधेरे जंगल में भटक गए थे। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और गहरी सांस ली। बारात में आए एक बुजुर्ग अपने बच्चे से शीघ्र खाने की जो जिद कर रहे थे, और वह मासूम बच्चा हट करते हुए खाना न खाने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि वह मुसलमान के हाथ से बनाई रोटी है। वह अपनी जिद पर अड़ा रहता है कि मैं नहीं खाऊंगा उसके हाथ की बनी रोटी। कमल और हरीश आश्चर्यचकित रह जाते हैं। उनके अंदर जो उच्च वर्ग और निम्न वर्ग का अंतर समाप्त करने का आत्मविश्वास जगा था।